चलिए, ट्रायंगल का आपने अगला पार्टीशन पढ़ लिया है। आगे बात आती है त्रिभुज में सर्वांग क्षमता और समरूपता की, है ना। हम क्लास अपनी यहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में बच्चों को जहाँ भी समस्या है आप उससे कोरिलेट करके बुकों से पढ़ने का प्रयास करें, है ना। मैंने पहले भी आपको इन चीज़ों से आगाह किया है कि हम अगर बात करें, जैसे आप कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका सिलेबस रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन हम आपको 20+ गेन करवा पाए इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं ली जा सकती। सिंपल सी बात है ना। आपको बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि यहाँ हमें डाउट नहीं समझ में आ रहा, फिर आगे वाला पार्टीशन नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए, कोशिश हम जितना कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए उतना हम कर रहे हैं, है ना। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में डिफरेंट ना रहे, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से जहन में बैठा लीजिए। पेपर सेकेंड सेमेस्टर का अगर मैं बात करूं 2019 से, तो आप कह सकते हैं कि 2018 वाला पैटर्न चेंज हुआ। 2017 की अगर हम पार्टीशन की बात करें, पेपर मॉडल पेपर की, है ना। और दूसरी बात, जो भी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप उस चीज़ को लेके भयभीत ना हो कि क्वेश्चन इतना टफ पूछा जा सकता है या फिर आसान पूछा जा सकता था, या फिर आपको लग रहा है कि आपके टीचर्स ने जो है पेपर जो शेड्यूल किए आपके लिए वो टफ किए। पेपर नहीं टफ है। टफ इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक अपना कॉन्फिडेंस दिखाया ही नहीं कि मुझे 18 क्वेश्चन विद इन 40 मिनट में सॉल्व करने हैं, विद इन 50 मिनट में सॉल्व। देखिए, मॉडल पेपर में मैंने 50 मिनट का समय दिया है, वो पर्याप्त है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। आप मॉडल पेपर में जरा सा भी गड़बड़ी नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे आपने जो है ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे आपने टफ कर दिया। नहीं, सारी चीज़ आपके सिलेबस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, बशर्ते शर्त ये है कि क्या आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, है? मैंने पहले भी कहा, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया है तो उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें उनके मन मुताबिक होंगी, इसका मतलब आसान होंगी। बहुत टफ काम है। मैंने पहले भी कहा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने यही चीज़ कही थी कि सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स पूरे बीटीसी की जान है। अगर वहाँ आप चीज़ों को अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर को, तो फिर बहुत सारी आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे पढ़ रहे हैं। मैंने मॉडल पेपर डाला तो वहाँ पे बच्चों की तरह तरह की जो है कमेंट्स है कि नहीं आपने पेपर बड़ा टफ बनाया। ज़रा सा भी टफ नहीं है, वो तो पेपर आसान है ना। और जिस हिसाब से पैटर्न बने हैं उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन का प्रारूप जितना टफ से टफ आपके लिए रखा जाए उतना आपके लिए चीज़ें टफ होने वाली है। पेपर का प्रारूप जितना ही टफ रहेगा उतने कम आपका आसान है, क्योंकि आसान क्वेश्चन 2017 के बैच तक मैंने देखा है, 2018 के बैच से परिवर्तन है। इसका मतलब है कि आपके पेपर टफ आने वाले हैं। रही बात कोविड की, क्या आपको लगता है कोविड-19 की वजह से थोड़ी सी आपको राहत मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। अब सोचिएगा भी मत कि एग्जामिनर आपसे जरा सा भी सहानुभूति दिखाएगा कि बच्चों ने क्लास नहीं किया तो पेपर उनके लिए आसान बनाया जाए, नहीं बनाएगा। वजह क्या है? क्योंकि वो देख रहा है कि बच्चे टेट देंगे, सुपर टेट देंगे। तो आप सोच के देखिए। और उसने ये भी तो प्राविधान दे दिया कि उसने ऑनलाइन क्लासेस के प्राविधान रखे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसका मतलब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। तो अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस बिहाफ पे तो पेपर जरा सा भी आसान नहीं बनने वाला। और आप सब अभी भी इसी दुविधा में हैं और मेरे हिसाब से खुश भी आप बहुत ज़्यादा कि पेपर तो आसान आएगा कोविड की वजह से। दूसरा, आपने अभी तक एक मॉडल पेपर मैंने डाला, दूसरा मॉडल जो है पेपर डालने की इच्छा चली रही है, जो भी मैंने डाला हो, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, है ना। लेकिन आपके एक सिरे से कमेंट आते हैं कि पेपर टफ है आपका। आप उठा के देखिए, स्टडी करिए 2017-2018 का, है ना। आपको अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा कि 17 का पैटर्न क्या रहा है और 18 का पैटर्न क्या रहा है, ठीक है। पेपर को लेके हम इसलिए थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सचेत है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि बच्चों के जो है एक्टिविटीज को देख के थोड़ा सा हमें डर लग रहा। आप सीनियर बैच से 18 बैच अपने सीखिए। ऐसा नहीं है 2018 के बच्चे पढ़ने में वीक है, नहीं, मैच्योर है और पढ़ने में सारे के सारे बच्चे बेहतर हैं। लेकिन समस्या क्या है कि 17 के पैटर्न को बच्चों ने याद रखा कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और जैसे ही वो पेपर उनको जैसे ही पेपर मिलता है पेपर टाइम पीरियड में पता चलता है पेपर का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, बच्चे फंस गए, ठीक है।
तो कम से कम सीरियस बेस से आप सीखिए। 19 बेस से तो स्पेशल रिकमेंडेशन है कि वहां से सीखिए कि पेपर टफ आने वाला है, लेकिन अब भी आप सभी हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। खैर, हमारा काम आपका सिलेबस रिकवर करवाना, और लगभग हम सिलेबस करवाने के बस 1-2 टॉपिक महज बचे हैं आपके, 1-2 टॉपिक महज बचे। आइए बात करते हैं आपके टॉपिक की, समरूपता और सर्वांग क्षमता की। देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन इसके मिलने वाले रहते हैं। आप इसे कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। क्या कहेंगे? सिमिलर ट्रायंगल या फिर समरूप त्रिभुज। अब देखिए, अभी पहले हम समरूप त्रिभुज के बारे में समझेंगे, फिर हम सर्वांग क्षमता की बात करेंगे। देखिए समरूप का मतलब हुआ क्या? सम मतलब बराबर, रूप माने चेहरे जैसा। आप कह सकते हैं कि चेहरे के मतलब एक ही जैसा चेहरा रखने वाला। तो क्या ये जरूरी है कि दैनिक जीवन की अगर हम बात करें तो मेरे जैसा फेस रखने वाला, क्या वो जरूरी है मेरे जैसा दुबला पतला होगा? हालांकि दुबले पतले नहीं है ना, फिर भी क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जैसा शक्ल रखने वाला दूसरा व्यक्ति आप जैसा जो है शरीर रखेगा? क्या आप जैसे उसके शरीर बन सकते हैं? क्या आप जैसे उसके शरीर है? नहीं, चेहरे हो सकते हैं। तो समरूप का मतलब है चेहरे में कोई दिक्कत ना हो, चेहरा बिल्कुल आपकी तरह हो, लेकिन बाकी आकृति क्या होगी ये जरूरी नहीं। हो सकता आपका चेहरा भरा हुआ हो, दूसरे का जो चेहरा आपसे मिलता हो सकता थोड़ा सा पिचका हो, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो, लेकिन चेहरा है तो आपकी जैसा। तो समरूप अगर त्रिभुज की हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि समरूप जो भी त्रिभुज होंगे वो देखने में होंगे एक जैसे, लेकिन आकृति के छोटे बड़े हो सकते हैं। आकृति के क्या हो सकते हैं? छोटे और बड़े हो सकते हैं। PQR ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आया तो इसके एक क्वेश्चन ऑप्शनल में आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं समरूपता और सर्वांग क्षमता से। 2018 में पूछा गया है, तो इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिएगा। आइए, मैंने क्या कहा? समरूप का मतलब है चेहरे एक जैसे होने चाहिए, आकृति छोटी या बड़ी हो सकती है। मतलब मैंने कहा मेरे जैसा व्यक्ति रहे तो हो सकता है वो मेरी लंबाई का ना हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता, मतलब है मेरे चेहरे का, लेकिन उसकी आकृतियां छोटी बड़ी हो सकती है। तो सेम कंडीशन इसमें है कि समरूप जो है अगर त्रिभुज है तो आप कह सकते हैं चेहरा फेस तो इसका बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ये आकार में बड़ा है और ये आकार में छोटा है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज अगर बन गया तो आप उसमें कह सकते हैं कि ये एक जैसे दिखने वाला होना चाहिए। ऐसे हम त्रिभुज को क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहेंगे। दूसरा संगत कोण। अब संगत कोण की जो है वैल्यू की करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए संगत कोण का मतलब हुआ ये अगर इधर कटा है तो ये इधर। ध्यान से समझिएगा, आप कहेंगे इसके जो संगत कोण होंगे, मतलब आप कहेंगे कोण ए बराबर किसके? कोण बी के। इसका मतलब कोण सी का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा? कोण आर होगा। फिर आप तीसरा कहेंगे इसका मतलब ये है कि कोण क्यू जो होगा कोण बी के बराबर होगा, तो आपने लिखा कोण बी बराबर कोण क्यू। इसका मतलब है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है कोण ए बराबर होगा पी के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के, और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कि अगर संगत कोण है तो उसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो इसमें संगत भुजाएं कौन सी हैं? देखिए संगत का मतलब क्या हुआ? संगत का मतलब हुआ जैसे मैंने कहा कि मैंने एक तरफ कोण काटा तो आपने कहा एक तरफ कोण काटा। ठीक है। अब संगत भुजा का मतलब क्या है? ये अगर इसी तरफ झुका है तो ये दूसरे जो है त्रिभुज की भुजा भी इसी तरफ झुकी होनी चाहिए, मतलब सेम दिखने में लगना चाहिए। संगत का मतलब क्या है? एक जैसा गुणधर्म रखने वाला। ठीक है, मतलब इस भुजा की संगत भुजा ये है, इस भुजा की संगत भुजा ये है, तो इस भुजा की संगत भुजा ये। तो आप कह सकते हैं कि AC बराबर होगा PR के, AB बराबर होगा PQ के, और CB बराबर होगा RQ के। कुछ समस्या है? नहीं ना? इसका मतलब है कि समरूप त्रिभुज में क्या होगा
कि आप देखेंगे इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। सही है? क्या समरूप को समझने में कहीं से भी दिक्कत आई? नहीं। सब मतलब बराबर, रूप मतलब चेहरे में एक जैसा दिखने वाला ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएगा। हाँ, आकार में छोटा बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये फंसता है, क्या इसी तरीके से त्रिभुज हो सकता है? नहीं, टेढ़ा भी हो सकता है। देखिए कैसे, मैंने कहा मैं ऐसे बना लेता फिगर, ऐसे, और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए आप कहते हैं ए बी सी, तो देखिए ए बी मैं नामकरण कर देता पी क्यू आर, तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब इसकी संगत भुजा ये है, ये आधार है तो पी आर आधार हो जाता, बी सी यहाँ पे कर्ण है तो आप कहते क्यू आर क्या हो जाता? कर्ण हो जाता। तो ऐसा नहीं त्रिभुज एक जैसा देखने को मिल जाए, ठीक है ना, वो डिफरेंट भी हो सकता है, कई कैटेगरी का हो सकता है, तो इस चीज को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। रही बात दूसरा पार्टीशन समझने की कि सर्वांगक्षमता किसे कहते हैं, सिमिलर में तो कोई दिक्कत है, अभी इसके बाद थ्योरम इसको हम समझ लेंगे। रही बात दूसरा पार्टीशन है कि त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता से क्या समझते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में सारी चीजें स्टेटमेंट में ही मेंशन रहती हैं, ये चीज आपको भली भांति पता होनी चाहिए। अगर मैं सर्वांग क्षमता को अलग अलग करूं तो आप लिखेंगे सर्व अंग प्लस समता, ये हुआ सर्व अंग समता बराबर सर्वांग क्षमता। तो आपने कहा सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भुजाएं, और समता मतलब बराबर। देखिए जब भी समरूपता और सर्वांगक्षमता की बात आएगी तो हमेशा दो त्रिभुजों के कंपेयर की बात होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी एक त्रिभुज पर ना ही हम समरूपता फॉलो करा सकते हैं और ना ही सर्वांगक्षमता, ठीक है। इसका मतलब है जब भी समरूपता या सर्वांगक्षमता की बात आएगी वहां दो त्रिभुज बनाने वाले, वो चाहे एक में दो बना दे या फिर दोनों को अलग अलग कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो सभी अंग बराबर हो, मैंने ऐसे त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, नामकरण कर दिया ए बी सी, और यहां आपने कहा पी क्यू आर। अब देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर था, वहां सर्वांग क्षमता का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पूरे फिगर को उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो ये पूरा पूरा जो फिगर है, पूरा जो चित्र है वो इसके अंदर ढक जाए। सर्वांग क्षमता का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक फिगर को मैंने इसको उठाया और अगर इसके ऊपर रख दिया तो ये पूरा इस फिगर को ढक ले। इसका मतलब जरा सा भी किसी तरफ बढ़ना नहीं चाहिए या फिर जरा सा भी किसी तरफ कम नहीं पड़ना चाहिए। तो सर्वांग क्षमता का मतलब हुआ कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो आप कहेंगे नो डाउट ये भी 4 सेंटीमीटर का। अगर ये 12.2 सेंटीमीटर का है तो आप कहेंगे नो डाउट ये 12.2 सेंटीमीटर का होगा। सही है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि समरूपता में तो फिक्स है कि एक जैसा चेहरा होना चाहिए लेकिन आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सर्वांग क्षमता में सेम कंडीशन लगेगा कि इसके जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। लेकिन सबसे खास बात कि इसको अगर उठा के इसके ऊपर रखा जाए या फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो आप कहेंगे ये एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे, जबकि समरूपता में ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, बात कर ले थ्योरम की, समझे, स्टेटमेंट समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन मिटा दें इससे। देखिए न्यूमेरिकल इसके बड़े आसान हैं, लेकिन अगर चीजें आपको आती होंगी तो, है ना। देखिए स्माइल चेहरे पे रहना इसलिए अनिवार्य है कि आपको लगता है कि आपने चीजें पढ़ी नहीं है तो आपको टफ है, जरा सा भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको चीजों पे काम करना आना चाहिए। देखिए थ्योरम क्या कहता है, मैंने एक त्रिभुज बनाया, मैंने कहा जब भी समरूपता और सर्वांग क्षमता की बात आएगी हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा दो त्रिभुज का समावेश होगा। वो दो अलग अलग हो सकता है या फिर एक ही में दो बना दिया। तो मैंने देखिए बना दिया, मैंने कहा ये ए है, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया, ये डी और ये। देखिए अगर सर्वांग क्षमता आप लेके चल रहे हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से, मैंने अलग अलग कर दिया। ये ए बी सी छोटा वाला और बड़ा वाला कौन सा हो गया, आप लिखेंगे
देखिए त्रिभुज ऐसे है, बड़ा वाला क्या है ADE। हमेशा चूंकि ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, ये दोनों क्या है, क्या सर्वांगसम है? नहीं, ये काफी छोटा है काफी बड़ा है, इसका मतलब है ये दोनों क्या है, आपस में समरूप त्रिभुज है। तो इस कंडीशन में हम देखिए कंपेयरिंग कैसे करते हैं। ऐसे छोटे वाले त्रिभुज का एक साइड, कौन सा साइड, जो झुका हुआ इधर की तरफ है, तो झुका हुआ बड़े वाले AB बटे AD बराबर सेम कंडीशन AC बटे AE। कहां से आया भाई? संगत भुजाओं के आधार पर। ये तो कहा गया था कि इसके अगर संगत कोण आपस में, देखिए इसका संगत कोण ये, अगर इसके संगत कोण आपस में बराबर हैं तो इसके संगत भुजाएं भी। इसका मतलब AB बटे AD बराबर आप कह सकते हैं AC बटे AE। या आप ऐसे समझिए, मैं इसे लिख सकता था AB बटे BC बराबर आप लिख सकते हैं AD बटे DE। मतलब आपने पहले ये लिया फिर ये लिया, तो इसमें भी पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे। देखिए AB बटे BC बराबर AD बटे DE कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, ये तो आपने यहां समझ लिया, और किसी तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, तो आप चाहे इसको जब भी संगत भुजाओं को आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। आप यहां कर लीजिए, कहीं और कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो इसका बड़ा रोल है कि आप जो साइड की संगत भुजा लेंगे, बड़े वाले में वही साइड की संगत भुजा लेंगे आप। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो मेरे हिसाब से यहाँ तो अभी आपको डाउट नहीं है। अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे आपका फंडा वहां ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। किससे रिलेटेड? क्षेत्रफल से। जैसे मैंने कहा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा। यह समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इससे दो क्वेश्चन लगने वाले हैं। अगर मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ लंब डाल देता और मैं मानता कि ये BC के बराबर है, मैं ये मानता ये क्या है, BC के बराबर है, क्योंकि आपको मानना ही है, समरूप और सर्वांक्ष में चीजें मान के लगाए। तो आप क्या लिखते हैं, 1/2 आधार कितना है, BC है, और मैंने माना आधार के बराबर अगर ऊंचाई है तो ये क्या हो गया, BC। समझिएगा हम समझाना क्या चाह रहे हैं। इधर आइए, ADE का क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं 1/2 आधार, देखिए ADE बड़ा वाला आधार क्या है, DE, और मैंने माना यहां भी बराबर DE के हो जाता, तो आप लिखते हैं DE। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहां क्षेत्रफल निकालना है तो बिना सोचे समझे, मैंने कहा अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, देखिए आप क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे BC स्क्वायर, या इसको अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं 1/2 गुणे आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे त्रिभुज ADE निकालना होता तो आप क्या लिखते, 1/2 गुणे DE स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते थे 1/2 गुणे आधार का वर्ग। ठीक है, मैं मान लेता आपने यहां पे कर दिया। अच्छा, अनुपात अगर निकालना होता, ऐसे निकालते आप कि त्रिभुज एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल, तो क्या लिखते आप, 1/2 गुणे आधार का वर्ग, जो भी होता, मैं मान लेता 3 आता, या फिर x आता तो x का वर्ग, और यहाँ आप लिखते 1/2 में मान लेता y आता तो y का वर्ग, आधा से आधा कटता x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो दो फार्मूले से ही पूरी समरूपता और सर्वांगक्षमता के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। बस चीजों का ध्यान रखिएगा कि अगर हम संगत कोण की बात करें तो वहां से हम चीजें क्या समझेंगे, एकांतर कोण की बात करें वहां से चीजें क्या समझेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की पार्टीशन की तरफ रुक करें। जरा सा भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, दो फार्मूले पर पूरी की पूरी समरूपता और सर्वांगक्षमता डिपेंडेंट है, लेकिन किस कंडीशन में, जब चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर समस्याएं ही नहीं, बहुत ज्यादा समस्याएं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो पुटअप होगा ही होगा, इसमें जरा सा भी संशय नहीं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें बना लेते हैं।
एक आध क्वेश्चन हम एंगल से भी ले सकते हैं, एक आध क्वेश्चन डिफरेंट पार्टीशन से भी ले सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज मैंने बना दिया, नामकरण मैंने कर दिया ए, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। देखिए मैंने इसे माना 3 माना, इसे 4 और मैंने इसे माना 8। ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया इसमें कि आप BC का मान तो दिया ही गया है ना, तो हम किसका मान निकाल लें। हम आप कह सकते हैं कि हम क्या AC का मान निकाल सकते हैं। देखिए क्या हम AC का मान निकाल सकते हैं, वो तो बात की बात आ गई। लेकिन हमसे पूछा गया कि आप देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा AD बराबर 3 सेंटीमीटर, सारी की सारी यूनिट सेंटीमीटर में। ठीक है, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आपने कहा, और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया कि DE बराबर क्वेश्चन मान, मतलब DE का मान बताइए, DE का मान बताइए। कैसे निकालेंगे इसे। तो देखिए आप त्रिभुजों के जो समरूपता के रूल्स हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। मैं इन दोनों त्रिभुज को थोड़ी देर के अलग अलग करता हूँ, चीजों को समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं हुई तो आप किसी क्वेश्चन, मैंने छोटा त्रिभुज लिया ADE, फिर मैंने यहाँ बड़ा त्रिभुज ले लिया। ध्यान से समझिएगा इसे, ये मैंने लिखा ABC। याद रखिए अगर ये पूरी लाइन को हमें फाइंड आउट करना होता है, ये पूरी लाइन कितनी है, तो आप कहते हैं 4 और प्लस 3 बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। 4 और 3 बराबर कितना आया, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए AD बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। सही है। BC का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, DE का मान, इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी। तो अगर देखिए अगर ये दोनों एकांतर कोण है, सॉरी अगर ये दोनों संगत कोण है, तो आप कहेंगे इनकी भुजाएं भी संगत। तो देखिए कैसे ले रहे हैं, AD बटे DE, ध्यान दीजिए कहां चल रहा है, AD बटे DE, तो आप कहेंगे इसलिए इसका संगत भुजा ये, तो AB बटे BC। जिसके सापेक्ष निकालना है वो आपके कैलकुलेशन में आना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा AB बटे, सॉरी B तो इसमें है नहीं, AD बटे DE इज इक्वल टू AB बटे BC। पहला क्वेश्चन लगा रहा है तो इसे थोड़ा सा ज्यादा आपको समझाना पड़ेगा। अभी देखिए फटाफट इसके आंसर आएंगे। AD का मान आपने लिया है 3 सेंटीमीटर, DE का मान चाहिए बराबर, AB का मान है 7 सेंटीमीटर और BC का मान है 8 सेंटीमीटर। तो आप देखिए DE का मान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, तो आपने लिखा DE क्रॉस 7 इज इक्वल टू 8 त्रिक 24। तो आपने लिखा DE बराबर 24 बटे 7, तो आपने लिखा DE बराबर 7 त्रिक 21, कितना बचा 3 0, तो 7 चौक 28, 20, तो 7 दूना 14, ये हो गया आपका क्या, सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया था DE का मान निकालिए, तो DE का मान आया 3.4। दशमलव के 2 स्थान तक कैलकुलेशन आप करेंगे। अब बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि नहीं हम इसको बटे इसको करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको बटे इसको कर दीजिए। लेकिन क्या जिस चीज का मान पूछा है वो आपके कैलकुलेशन में आ रहा, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे वाला पूछा था, तो नीचे वाले के सापेक्ष हम वैल्यू निकालेंगे। सही है। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और समझेंगे हम, फिर इसके बाद हम फटाफट, क्योंकि हम क्वेश्चन के पैटर्न चेंज करने वाले हैं। ऐसा नहीं हम इसे एक क्वेश्चन पर काम करेंगे, नहीं, कई सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, रेशियो से बनते हैं, एरिया से बनते हैं, ट्रायंगल से बनते हैं, तो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम चारों टाइप के देखेंगे, है ना। आइए, तो मैंने कहा इसमें लिखा है इस चित्र में, देखिए AB कहाँ है, AB यहाँ है, AB इसका मतलब हुआ पैरेलल, समांतर है, QR की समांतर रेखा किसे कहती है भाई, जब समांतर रेखा उन्हें कहते हैं जब उन दोनों रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए और वो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है,
आइए, तो पीबी की लंबाई, देखिए पीबी कहाँ है, इसकी लंबाई आपसे पूछी है। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज हैं, तो हमेशा अगर आप चाहें तो दो त्रिभुज को कंसिडर अलग अलग कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा दीजिए अगर आपके पास, आपने अच्छे से क्वेश्चन समझा। देखिए मैंने लिखा पी ए बी, एक मैंने यहाँ कर दिया और एक बड़ा वाला यहाँ बना दिया, कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो मैंने इसे लिखा पी क्यू आर। देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ दिया गया कितना, 6 सेंटीमीटर में दिया है, कुछ अलग नहीं कर रहा है, केवल हम अलग कर रहे हैं, इसको अलग कर दिया और इस पूरे को अलग कर दिया। पी बी की वैल्यू आपसे मांगी गई, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए संगत भुजा ये है, संगत भुजा ये, लेकिन क्या क्वेश्चन में संगत भुजा जिसको आप अभी ढूंढ रहे हैं, क्या उसका कोई रोल है? देखिए ना इसकी वैल्यू है ना इसकी, मतलब हम फोकट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कौन से लेंगे? जिसका कैलकुलेशन दिया गया हो, जिसका पूछा गया हो। तो मैंने कहा अगर इसके संगत भुजा की बात करेंगे, इसकी होगी। अब बच्चे कहते हैं हम पहले बड़ा वाला लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ा वाला लिख लीजिए, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे लिख रहे हैं। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं हम नीचे वाला पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, बस इस चीज का ध्यान रहे, नीचे के सापेक्ष नीचे वाला लिखेंगे, ऊपर के सापेक्ष ऊपर वाला लिखेंगे। आए क्वेश्चन में? आइए, तो मैंने देखिए क्या लिखा, ये मैं लिख सकता हूं इसे PB/3 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं PR/QR। कोई दिक्कत है इसमें? मैंने क्या लिखा, PB/3 इज इक्वल टू PR/QR, मतलब जैसे यहां से यहां चले तो इसमें भी यहां से यहां चले आपकी। तो वैल्यू रखिए, आपने लिखा PB/3 बराबर, PR की वैल्यू कितनी है? 6 है, QR की वैल्यू कितनी है? 9 है। चलिए सॉल्व करिए इसे, तो आप लिख सकते हैं PB इंटू 9 बराबर 3 क्रॉस 6, PB बराबर 3 क्रॉस 6/9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो आप कहेंगे PB बराबर कितना आया? 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका आंसर? कहीं समस्या है? मेरे हिसाब से तो नहीं, चीजें आसान है, बस टेक्निक का थोड़ा सा खेल है। चीजें आप समझ गए होंगे अगर स्टार्टिंग में, तो फिर आपको पूरी एक्सरसाइज में कहीं दिक्कत होने वाली। सही है, चले आगे। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन में लिखा गया है यदि एक्स वाई समानांतर है, एक्स वाई समानांतर है BC के, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। अब देखिए अगर मैं सापेक्षता के सिद्धांत की बात करूं, दोनों ट्रायंगल, देखिए बार बार ट्रायंगल में अलग नहीं करूंगा, अब फिगर में समझिए डायरेक्ट, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आने हैं और अलग अलग आप करेंगे तो ज्यादा समय आपका बर्बाद होगा उसमें। देखिए मैं कैसे लिख रहा, मैं पहले इस त्रिभुज को काउंट करूंगा, तो मैंने कहा AX/XY, समझिए AX/XY बराबर AB और बटे BC, मतलब छोटा ट्रायंगल के सापेक्ष लेंगे फिर बड़े ट्रायंगल के सापेक्ष लेंगे। देखिए क्या लिखा मैंने, AX बटे XY बराबर, अब देखिए AX का बड़े त्रिभुज में संगत जो है भुजा कौन सी, ये पूरा, तो आपने लिखा AB बटे और XY की संगत भुजा क्या है? BC। संगत भुजा का मतलब बिल्कुल उसी जैसे दिखने वाला। अब देखिए ये भी सीधा ये भी सीधा, दोनों पैरेलल है, ठीक है। आइए AX की वैल्यू कितनी है, ये देखिए A से X की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लिख दिया आपने। XY की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू AB की वैल्यू देखिए क्या है, A से B की 1 और 3 दोनों को जोड़िए तो आप लिख सकते हैं 1 + 3 बराबर 4, और BC की वैल्यू देखिए कितनी है 6। आपसे क्या पूछा गया था, XY की लंबाई, क्रॉस गुणा करा लीजिए, 6 इज इक्वल टू 4XY। आपसे XY की वैल्यू मांगी गई है, तो आप लिखेंगे 6/4 बराबर X इंटू वाई, आपने कैंसिल कर दिया। ये देखिए 4 से अगर काटेंगे इसे तो आप कहेंगे 4 × 4 दशमलव लगाया, 2 बचा 0, 4 × 5 = 20, तो XY की जो वैल्यू आई वो 1.5, यूनिट क्या भाई, यूनिट है सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो अब हम बार बार फिगर नहीं बनाने वाले, हम अब ऐसे शॉर्ट फॉर्म पे फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे कि एक नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको एक नंबर के हिसाब से काम करना आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में फिगर बना नहीं है,
अब सवाल ये आप करेंगे कि फिगर क्या बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना है तो फिगर बनाने ही पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमें कैसे पता कि फिगर बनेगा कैसे, हम एक बार सोच लेते हैं। मैं अपने दिमाग में विजुलाइज करता हूं कि मैं, आपने देखा अभी तक जितने फिगर आपने बनाए सब में आपने ABC बड़े वाले को माना, सब में, और बीच में DE को माना। तो एक बार हम रख के चेक करते हैं ना कि क्या जो हम मानक मान के चल रहे हैं क्या वो सही है। हालांकि समरूपता की कंडीशन में ये फिगर बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का मूड है वो कब बदल जाए इसकी क्या गारंटी। AB बराबर 7.2, तो मैंने कहा यहां से यहां तक अगर वैल्यू की बात करें 7.2 सेंटीमीटर लिख दिया। AC बराबर 6.4। अब मामला फंस गया है ना। AB बराबर 7.2 है, AC बराबर इसमें आपने कहा 6.4 है। चलिए अब आप ये कह सकते थे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एग्जांपल घुमा के देना भी चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में अभी तक चीजें मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। फिलहाल ये 7.2 है, AC को लिख लेते हैं, इन्होंने कहा है 6.4 है, आपने 6.4 कर दिया। AD की वैल्यू इन्होंने दी है, ध्यान दीजिए, AD की वैल्यू मतलब यहां की वैल्यू इन्होंने दी है, कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया AE का मान। अब देखिए क्वेश्चन में AE का मान पूछा गया, मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। देखिए कुछ अजीब टाइप का नहीं लग रहा ना, इसकी वैल्यू गिवन है ना इसकी वैल्यू गिवन है ना इसकी वैल्यू गिवन है ना इसकी वैल्यू गिवन है। तो मैंने क्या कहा, जो संगत भुजा रहे। अब मैं इसका फिगर समझूंगा। फिगर देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए देख रहा था बुक में कि क्या इसने गड़बड़ी तो नहीं कर दी क्वेश्चन देने में। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कैसे लगाएंगे। मैं देखिए फिगर दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आए। ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो। जब भी आपको डाउट हो समरूपता में, आप छोटा बड़ा तुरंत बना लीजिए। देखिए ये A है, ये D है, ये E है, ये क्या है, ये A है, ये B है, ये C है। आपने कहा AD कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन मार्क ये आपसे पूछा गया है। AB का मान कितना है 7.2 सेंटीमीटर और AC का मान 6.4 सेंटीमीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में सारी चीजें मेंशन है। अब आपको चीजें फाइंड आउट करनी है। इधर देखिए कैसे लगाएंगे, इसकी संगत भुजा ये है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा, इसकी संगत भुजा ये है तो आप लिखेंगे AD बटे AB। क्लियर है, आपने क्या लिखा, इसकी संगत भुजा ये है। कैसे है, दोनों समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है, एक जैसे तो दिख रहे हैं ना। इसका मतलब ये टेढ़ा है तो इसका जो है संगत भुजा ये होगी। तो आपने लिखा AD बटे AB बराबर, मान किसका चाहिए, इसका, तो इसका मतलब ये AE बराबर होगा AC के। तो आपने लिखा AE बटे क्या हो जाएगा AC के, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर कुछ नहीं था इसमें। आइए AD का मान है 4.5, AB का मान कितना है 7.2 बराबर AE का मान आपसे पूछा गया तो आपने AE लिखा और AC का मान है 6.4। दिक्कत नहीं है ना, सब देखिए 1 दशमलव यहाँ है, 1 दशमलव यहाँ कैंसिल आउट हो गया। ठीक, प्रोसेस सॉल्व करिए। तो इसका मैंने लिखा 45 गुणे 6.4 बराबर AE और गुणे 72। आइए 45 गुणे 6.4 बटे 72 बराबर A ऑफ E। ये देखिए 9 8 72, 9 5 45, 8 8 64, एक अंक के बाद 10 दशमलव होना चाहिए 0.8। तो देखिए वैल्यू क्या आई, आप कह सकते हैं AE बराबर आया 5 गुणे 0.8, 5 8 40, एक अंक के बाद 0.। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में आप कंसिडर कर रहे हैं इसलिए आंसर हो गया सेंटीमीटर। तो आपने क्या कहा कि AE की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो क्या, मुझे तो नहीं लगता कहीं आपको डाउट होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है कि क्वेश्चन नहीं ऐसा। अच्छा दूसरा टाइप क्या हो सकता था, आपने सोचा कि प्रीवियस क्वेश्चन तो आपने हमको ऐसे सॉल्व किया, ये बटे ये
और फिर ये बटे ये। आप वैसे करेंगे तब भी आंसर आएगा, है ना। मतलब ये और बट्टे ये, तो ये और बट्टे ये तो कर सकते हैं। और रही बात ये जो है पैटर्न लगाने की, तो मेरे हिसाब से काफी आसान है कि ये संगत भुजा बट्टे ये संगत भुजा बराबर जो फाइंड आउट करना था और बट्टे ये संगत भुजा। सही है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जरा सा भी दिक्कत नहीं। हाँ, बिना फिगर बनाए हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि मुझे क्वेश्चन आपको समझाना था इसलिए मैंने क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न लिया। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। एंगल का क्वेश्चन बड़ा कम पूछा गया, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया और एक ही में लेंगे भी आगे तक। इसमें ये पूछा कि ए बी सी, देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ, स्टेटमेंट ऐसे होता कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है। ये समरूप का चिन्ह है त्रिभुज डी ई एफ की। इसका मतलब ये है कि है आकृति में एक जैसे, हाँ छोटे बड़े जरूर हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये आपस में समरूप है या फिर मैं मान लेता सर्वांगसम ही है, तो आप कहते हैं इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहला हम ये निकालेंगे कि कोण सी क्या होगा। तो मुझे पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180, क्योंकि हमें सारे कोणों का मान चाहिए। तो कोण ए का मान कितना है 70 डिग्री, कोण बी का मान कितना है 65 डिग्री, कोण सी का मान सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं 180 डिग्री। जोड़े से 7 6 13 135 डिग्री बराबर कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी बराबर 180 माइनस 135 डिग्री, तो आपने कहा कोण सी बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब है इसका मान आपने निकाला, कितना आया 45 डिग्री। आपसे पूछा गया मैं सभी कोणों का मान। अब देखिए अगर ये दोनों समरूप हैं तो इसका मतलब है ये कोण B बराबर होगा किसके, कोण E के। और कोण B का मान अगर 65 है तो कोण E का मान भी 65 डिग्री होगा। कोण C बराबर होगा कोण F के। क्यों होगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज में जो भी संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है अगर कोण C कोण F के बराबर है तो इसका मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हैं कि कोण E भी कोण D के बराबर होगा और इसका मान कितना होगा 70 डिग्री होगा। ये काम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सही है। पहले मैंने त्रिभुज का ये तीसरा कोण फाइंड आउट किया क्योंकि मुझे इसके तीनों कोण चाहिए थे, तो फिर मैंने त्रिभुज के तीनों कोण फाइंड आउट कर दी। ये आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। सही है। आगे चले, आइए अगले क्वेश्चन। ये देखिए एक लौता ऐसा कोण जो है क्वेश्चन है जिससे मेरे नजरिए से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है थोड़ा सा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट निकालना टफ है आपके लिए। अब देखिए कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मुझे जब कुछ भी नहीं समझ में आया, आपको x का मान चाहिए, तो जब कुछ भी मुझे नहीं समझ में आना, देखिए क्वेश्चन मैं कैसे लगाऊंगा और मुझे यहाँ पे लगाना हो, तो मैंने ऐसे लिखा, मैंने इसको 2 कोणों में फटाफट डिवाइड किया। पहला काम 2 त्रिभुजों में ये छोटा कर दिया और एक बड़ा कर दिया कि आपको डाउट ना रहे। अगर छोटा मैंने लिखा ADE और बड़ा वाला क्या हो जाएगा ABC। ध्यान दीजिएगा AD का मान दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 7x - 4 है, ठीक है। और यहाँ लिख दिया 5x - 2, नो डाउट। लेकिन अगर मुझे AB का मान चाहिए, AB का, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3x + 4, इसमें इसको जोड़ेंगे तो आपने लिखा प्लस 7x - 4, ये पूरा हो गया। ठीक है। आगे इसका मतलब अगर AC का मान चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 5x - 2 + 3x। आगे अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। जो जो नोन है, जो जो में ज्ञात है, हम उसी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लगाएंगे, मैंने लिखा AD, देखिए AD का संगत भुजा है AB, कर दिया आपने, नो डाउट। और AE की संगत भुजा क्या है, वो है AC, तो आपने लिखा AC। वैल्यू पुट कराते हैं इसमें। AD की वैल्यू कितनी है, आपने लिखा है 7x - 4 बटे AB की संगत भुजा कितनी है, याद देखिए मैं एक साथ लिखता हूं ऐसे 3x + 4 + 7x - 4। तो दिक्कत तो है नहीं क्वेश्चन में, आसान है। बराबर AE की संगत, AE कितना है 5x - 2
और AC मतलब AE की संगत भुजा AC है, वो कितनी है? आपने लिखा 5x माइनस 2 प्लस 3x। देखिए एक चीज आप कर सकते थे, इसको वहीं सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे ले लिया कि काम आपका आसान है। ये कैसे लगाएंगे? 7x माइनस 4 सिंप्लीफाई करिए, 3x 7x 10x, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, बराबर 5x माइनस 2 बटे, यहाँ देखिए 5x 3x वैल्यू कितनी आई? 8x, और ये हो गया माइनस 2। तो जो दो पद है उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, तेरे गुणा करेंगे, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ। तो देखिए वैल्यू क्या आई? मैंने लिखा 7x माइनस 4 का गुणा होगा 8x माइनस 2 में, बराबर 10x, इसका गुणा यहाँ 5x माइनस 2। आपको x की वैल्यू चाहिए, या देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम तोड़ रहे हैं, 7x को मैंने तोड़ा, 7x तो हो गया 8x माइनस 2 माइनस 4, फिर लिखा आपने 8x माइनस 2, मैंने ब्रेक करके तोड़ दिया। हम चाहते डायरेक्ट कर सकते थे, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये 10 पचे 50, x का गुणा x में वैल्यू आई x स्क्वायर, और 10 दूना 20, वैल्यू क्या गई? माइनस 20x। सही, सॉल्व करिए। 8 सते 56x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x, माइनस 8 चौक 32x, और प्लस 4 दूना 8, बराबर 50x स्क्वायर माइनस 20x। चलिए सिंप्लीफाई करिए, मैं ला रहा हूं इधर 56x स्क्वायर, 50 को उधर लाइए, माइनस 50x स्क्वायर। अब देखिए ये सब सही है ना, ये 14x है, मैंने लिखा 14x माइनस 32x, और 20 को उधर लाइए प्लस 20x, और बचा क्या? प्लस 8 बराबर 0। 56 में से 50 घटाए, क्यों घटा? देखिए दोनों सजाती हैं, x स्क्वायर है, तो 56 में से 50 घटा, वैल्यू 6x स्क्वायर। यहाँ ये दो नेगेटिव चिन्ह समान चिन्ह होने पर चेंज जुड़ती हैं, आपने इसे जोड़ा, कितना आया? 4 2 6 और 3 1 4, 46x, और प्लस 20x, और प्लस 8 बराबर 0। देखिए कितना आया? 6x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 46x माइनस के साथ है, 20x प्लस के साथ है, तो मुझे पता है कि विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटती हैं। आपने 46 में से 20 घटाया, वैल्यू क्या है? 26x, बड़े के साथ माइनस था, माइनस लगा दिया, प्लस 8 बराबर 0। फैक्टरेशन करने हैं आपके, ये तो द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण। मेरे हिसाब से ये नोट हो गया होगा, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि इसका फैक्टरेशन करना पड़ेगा और बिना फैक्टरेशन के आंसर आएगा नहीं। मिटा देना, आइए आइए, चीजें आसान है, थोड़ा सा टफ बना दिया इसने लास्ट मामला। तो ये देखिए क्या लिखा है, 6x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 बराबर 0। आपने 8 6 48 किया, या फिर मान लेता 8 6 48 आपको नहीं आता, तो देखिए मैंने ऐसे लिखा 8 गुणे 6 का ऐसा सामंजस्य करना है कि जोड़ने अथवा घटाने पर वैल्यू 26 आए। तो मैं देखिए तोड़ रहा हूँ इसे, 8 में 6 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 2, तो 8 3 24, और गुणे 2 बराबर 48। 24 में अगर 2 जोड़ा तो वैल्यू कितनी आएगी? 26 आएगी कि नहीं आएगी? तो मैंने ऐसे लिखा 6x स्क्वायर माइनस था, मैंने लिखा 24 प्लस 2 ऑफ x प्लस 8 बराबर 0। कर सकते हैं आगे, फैक्टरेशन ब्रेक करिए, 6x स्क्वायर माइनस 24x, फिर से माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। कॉमन लीजिए, 6 कॉमन होगा और x कॉमन होगा, तो 6x कॉमन लिया, बचा क्या? x माइनस 6 चौका 24, माइनस 2 कॉमन लिया, तो बचा क्या? x माइनस 4 बराबर 0। अगर ये दोनों पार्ट सेम नहीं आते, इसका मतलब आपका आंसर गड़बड़ है। आपने x माइनस 4 कॉमन लिया, बचा क्या? 6x माइनस 2 बराबर 0। आप कह सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो एक बार x की वैल्यू प्लस 4 आएगी, और दूसरी बार आपने कहा 6x माइनस 2 बराबर 0, 6x बराबर 2, x बराबर 2/6, तो x बराबर 1/। तो आपका जो एक्यूरेट आंसर यहाँ पे आना चाहिए वो आएगा x बराबर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें डिफरेंस हो सकती हैं, तो आपके दो मान आ रहे हैं, x बराबर 4, x बराबर 1/3, तो आंसर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये आपका था लंबा चौड़ा प्रारूप, टफ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसा द्विघात समीकरण का, बाकी चीजें आसान है। ठीक है,
तो मेरा मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ट्रेडिशनल मेथड भी है, एक्सप्लेनेशन भी है और द्विघात समीकरण का फाउंडेशन भी है। तो तीन मेथड इसमें अप्लाई हो रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होने चाहिए आपसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में जरा सा भी दम लग रहा, छोटा सा क्वेश्चन आपसे है कि क्या इस क्वेश्चन में फिगर बनना चाहिए था? तो दोनों हो सकते हैं, हाँ भी और ना भी। फिगर नहीं बनता तो और मजा आता क्वेश्चन में, फिगर बन गया इसका मतलब आधा नंबर का क्वेश्चन है। एज एग्जामिनर अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को आधे नंबर का कंसिडर करता, है कि नहीं? कुछ है थोड़ी क्वेश्चन है ये। देखिए इसने काम आसान आपका क्या कर दिया, इसने पैटर्न बना दिया कि आपको इसी पैटर्न पे लगाना है। तो मैं इसी पैटर्न पे आता हूं। ये देखिए क्या लिखा है, AD बटे DB। ध्यान से समझिएगा, मतलब ये और बटे ये, तो इसका मतलब है ये फंक्शन बटे ये फंक्शन। ये तो होगा, आपको ये नहीं देखना छोटा त्रिभुज कौन सा है बड़ा त्रिभुज कौन सा है। इसने सीधे सीधे पैटर्न दे दिया आपको कि AD बटे DB बराबर 3/5 है। तो आप कह सकते हैं AD बटे DB जहां है, ठीक उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं AE बटे EC, AE बटे EC। ठीक, अब देखिए मामला इसमें क्या फंसेगा। मामला ये फंस रहा है कि आपको EC की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या EC की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है? तो मेरे हिसाब से तो EC की वैल्यू इसमें देनी चाहिए थी। तो अगर नहीं दी है तो क्या आंसर इसके आ सकते हैं? तो अनुपातिक मान आ सकते हैं। क्वेश्चन में फॉल्ट है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर E की वैल्यू दी है तो आप EC बराबर मान लेते हैं, ये EC बराबर में मान लेता हूँ 4.5, क्योंकि 4 में से 3 अगर आ जाए फाइंड आउट है तभी हम आंसर कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का फॉल्ट है या फिर मुझसे लिखने में गलती है, दोनों हो सकता है। ठीक है, आइए AD बटे DB की वैल्यू 3/5 है, कोई दिक्कत नहीं। AE की वैल्यू आपसे डिमांड की गई और EC की वैल्यू आपने रखा 4.5। कोई समस्या नहीं ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आप लिख सकते हैं 5 × AE = 3 × 4.5। AE की वैल्यू चाहिए तो आपने लिखा AE बराबर 3 × 4.5/5, 5 × 9 = 45, एक अंक के बाद दशमलव, तो AE बराबर 9 × 3 = 27, एक अंक के बाद दशमलव। तो ये कितना यूनिट हो जाएगा? ये सेंटीमीटर है। तो आपने लिखा AE की वैल्यू होगी 2.7 सेंटीमीटर। कई समस्या है नहीं? देखिए इस यहाँ पे काम आसान इसने इसलिए कर दिया क्योंकि इसने पैटर्न आपको बना के दे दिया। पैटर्न नहीं बनाता तो थोड़ा सा और मजा आता क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस टाइप के काफी क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए हम धीरे धीरे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन क्या लिखा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की, ठीक है, तथा उनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये भी सही है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर तब BC का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पुटअप होने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा यहां भी मानना रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में ही पुटअप हो। आइए सबसे पहला काम हम फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिर इसलिए 2 त्रिभुज की बात की है, इसका मतलब हम 2 त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए पहला त्रिभुज मैंने बना लिया और दूसरा त्रिभुज बना लिया। अच्छा मुझे कैसे आइडिया लगा कि समरूप त्रिभुज है? क्योंकि क्षेत्रफल दोनों के वेरी कर रहे हैं। अगर वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा तो क्षेत्रफल कभी भी वेरी नहीं करेगा। नामकरण कर दीजिए ABC, यहाँ क्या है DEF। सही चल रहा है। इसका क्षेत्रफल उन्होंने दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल उन्होंने कहा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए यदि EF का मतलब यहां दिया गया कितना है 15.4 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा गया BC का मान आप फाइंड आउट कर रहे होता है। तो अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे या फिर संगत कोणों का वैल्यू था, संगत कोणों के आधार पर क्वेश्चन आप लगाते थे या फिर संगत भुजाओं के आधार पर। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है
जहां पे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तो मैंने कहा भाई इसका त्रिभुज अगर इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा तो इसकी ये भुजा इसकी भुजा के बराबर होगी, ये तो होगा। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। फार्मूला देखिए प्रीवियस में, सबसे प्रीवियस में मैंने क्या कहा कि BC इंटू BC, इसका मतलब हो गया BC²। सही चल रहा है? अगला तो आप लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, यहां भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब। मैंने माना कि इस कंडीशन में लंब EF के बराबर है, तो आप लिखेंगे EF इंटू EF बराबर EF²। अब देखिए चूंकि समरूपता के कंडीशन है, इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल बराबर ये भुजा और बटे ये भुजा। कर सकते हैं नहीं कर सकते, जैसे आप संगत भुजाओं के आधार पर कर रहे थे। फिर से इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल बराबर ये संगत भुजा बटे ये संगत भुजा, करके देखें। आइए, मैंने लिखा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC और बटे EF। कोई डाउट है? मुझे तो नहीं लगता डाउट है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो चीजें अलग। अब मामला यहां फंस गया। क्यों फंसा? क्योंकि अभी तक आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा पूरा कंसीडर किया है नहीं। अच्छा, मान लेते हैं आपने जो है क्षेत्रफल कंसीडर किया है, क्योंकि आपको पता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आपने लिखा ABC का क्षेत्रफल कितना है 64 बटे DEF का क्षेत्रफल कितना है 121 बराबर BC की वैल्यू कितनी है नहीं पता, बटे EF की वैल्यू कितनी है 15.4। हम क्वेश्चन का कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे लगे, क्या इसके अलावा भी इसके तरीके हैं, अभी उसको भी देखें। एक बार हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या ये मैटर सफिशिएंट है क्वेश्चन के लिए, क्या इससे आंसर आ जाएगा। अगर आ जाता है तो दूसरे मैटर पे जाने की संभावना बनती नहीं आता तो इसका जो है डिजायर जो फार्मूला है उस पर काम, ये तो खुद का बनाया हुआ मैटर भी चल रहा है। तो मैंने कहा अगर BC की वैल्यू चाहिए तो आपने क्या लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC गुणे 121 बराबर 15.4 गुणे 64 कर सकते हैं। अगर मुझे BC की वैल्यू चाहिए, किसकी BC की, तो आप क्या लिखेंगे BC बराबर 15.4 गुणे 64 और 121 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। मैंने देखिए काटने का प्रयास किया, 11 गिरही में 121, यहाँ देखिए 11 एकम 11 कितना बचा 4 4 11 चौक 44, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। अब देखिए मामला पेचीदा क्यों हुआ, यहाँ पे फिर से चीजें कैंसिल आउट करनी है, इसीलिए मामला ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा। आंसर प्रत्येक कंडीशन में कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी अपनी दिनचर्याएं हैं। आइए सॉल्व करते हैं इससे। तो मैंने ऐसे कहा अगर मैं इसे सॉल्व करता 11 से 64 को काटता तो आप कहते 11 25 55 6 बार जाता नहीं, क्योंकि 11 छक्का 66 है। 55 आपने लिया, बचा कितना 55 और 5 60 और 4 64, तो 5 और 4 9 बचा। फिर आप फार्मूला लगाते 11 8 88, फिर कितना बचता 88 2 20 11 1 11। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन टफ हो गया आपके, जिसको 14 का पारा आता है वो कर सकता है। गुणा करिए कितना आया BC बराबर कितना आया 14 1 14 और 14 8 112 और 1 113, 11 हो गया, 14 5 70 और 11 हो गया कितना 70 और 11 81। कितने स्थान के बाद दशमलव 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 अंक के बाद आपके दशमलव लगने चाहिए थे, तो आपने लिखा BC बराबर 8.134 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। अब देखिए आंसर वेरी क्यों कर सकता है, हाँ हो सकता है आपके लगाने में कहीं गड़बड़ी हो, है ना। मैंने क्या कहा कि मैं मान लेता कि हमारे क्वेश्चन के लगाने में गड़बड़ी, क्या ये जरूरी है कि सारे बच्चे इतना लंबा कैलकुलेशन कर पाएंगे। मेरा सीधा सा जवाब होगा कि सेकंड सेमेस्टर के अगर बच्चों की हम वैरायटी की बात करें तो 50% बच्चे फंसते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं लगा नहीं सकते आप, फंसेंगे।
तो क्या आपके जहन में सवाल होगा क्या हम दूसरा मेथड नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। आंसर यहाँ गया। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ कैलकुलेशन आपने एग्जैक्ट नहीं निकाला तो आंसर में वेरिएशन आया। आइए दूसरा मेथड क्वेश्चन का कैसे होगा, इसी क्वेश्चन को लगाने का, ये से शुरुआत करेंगे। तो मैंने कहा कि हम एक बार दूसरा मेथड चेक करते हैं कि भाई वहां से अगर मुझे आंसर कंसीडर करना हो तो मैं किस प्रकार का आंसर क्वेश्चन में कंसीडर करूंगा। देखिए मुझे पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया? आपने कहा 64 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि भाई त्रिभुज, तो आप देखिए BC बटे EF का प्रावधान थोड़ी देर के लिए मत लगाइए आप। देखिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन। हमें पता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा 1/2 गुणे BC स्क्वायर, निकाला था अभी 1/2 आधार का वर्ग, और सेम कंडीशन 1/2 और यहाँ हो गया आधार का वर्ग। ये देखिए आधा से आधा कटा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? 64 बटे इसका कितना है 181 बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। हमने जो वैल्यू पूछी है वो BC की केवल वैल्यू पूछी, मतलब स्क्वायरिंग फॉर्म नहीं चाहिए। तो मैंने कहा चूंकि दोनों पर स्क्वायर है, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 64 बटे 121 बराबर BC बटे EF का होल स्क्वायर। ठीक है, BC बटे EF का होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो ये वैल्यू रूट में, तो आप लिख सकते हैं इसे 64 बटे 121 बराबर BC बटे EF। ये देखिए ये आसान तरीके हैं। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 121 का वर्गमूल 11 बराबर BC का मान चाहिए और EF का मान दिया गया। कितना दिया गया EF का मान? 15.4। आइए तो आप लिख सकते हैं 8 गुणे 15.4 बराबर BC गुणे 11। 8 गुणे 15.4 बटे 11 बराबर BC। ये देखिए कैंसिल करिए, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14 है। गुणा करिए, 14 8 112, एक अंक के बाद दशमलव होता है, एक अंक के बाद BC, सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, BC बराबर यूनिट क्या होनी चाहिए? सेंटीमीटर। ठीक। तो देखिए मैं आपसे जो पहला तरीका था वो स्टैंडर्ड है, वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आंसर में वेरिएशन आ रहा, क्यों आ रहा? क्योंकि आपने दशमलव के 2 स्थान तक निकाला, दशमलव के 3 स्थान तक निकाला, इसलिए वेरिएशन आया आंसर में, है ना। वहां से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर भी ये पैटर्न थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि आप यहाँ से जरा सा भी नहीं फंस रहे और गुणा कराने में भी आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं हो रही। तो आपके नेचर पर डिपेंड करता है आप किस टाइप के क्वेश्चन लगाना पसंद करेंगे। सही। चलिए आगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का, थोड़ा सा उसका जनरेशन चेंज करते हैं। आइए आगे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको लगाते हैं। ठीक है, हम पढ़ा देते हैं क्या लिखा है। यदि दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, ठीक है, तथा BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो QR की लंबाई बताइए आप। तो सबसे पहले हम फिगर बना लें, आपकी अगर दिल इच्छा है तो मैंने एक फिगर बना दिया ऐसे, मैंने इसे कहा ये ABC है, और दूसरा फिगर मैंने बनाया तो मैं इसे कह सकता हूँ PQR है। समरूप त्रिभुज है तो बनाने में कोई समस्या नहीं। इन्होंने कहा इसका क्षेत्रफल 9 है, इसका क्षेत्रफल 16 है। ठीक है, तो जब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, तो हमने जो अभी तो वैल्यू निकाली, मैंने लिखा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये देखिए इसका अनुपात कितना दिया गया है? 9:16 दिया ही है क्वेश्चन में। काम आसान कर दिया आपका इसने, है ना, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इन्होंने दे दिया 9/16। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 9:16। ये हो जाता है ऐसे। तो इसने ऐसे ना दे करके इस रूप में दिया है, तो मैंने उसी रूप में क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे लगाया था? मैंने ऐसे लिखा था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज
कौन सा, PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या था, फार्मूला क्या होता है, ABC का क्षेत्रफल आप ऐसे लिखते थे हाफ 1/2 आधार का वर्ग, क्या लिखते थे 1/2 आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग, यहाँ भी 1/2 इंटू QR का वर्ग, ये यहां से कैंसिल हो गया। ABC का क्षेत्रफल दिया है कितना 9 है और PQR का क्षेत्रफल कितना है 16, यहाँ पे वैल्यू क्या है BC/QR, ये स्क्वायरिंग है। मैं इसको देखिए कैसे लिख सकता हूँ 9/16 इज इक्वल टू BC, देखिए लिखा मैंने BC/QR का, चलिए ये देखिए 9/16 इज इक्वल टू BC/QR, तो मैंने यहाँ स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर था तो मैंने पूरे के स्क्वायर कर दिया कि काम आपका आसान रहे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी उसी प्रारूप में लगाने हैं। आइए यहाँ देखते हैं, ये देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से अगर स्क्वायर हटा रहे हैं तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट लग जाएगा, तो आपने लिखा अंडर रूट में 9/16 इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं BC/QR। देखिए इसे आप लिख सकते हैं √9/√16 इज इक्वल टू BC/Q ऑफ R। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। BC की वैल्यू देखिए है कितना 4.5/Q ऑफ R। आपसे QR की वैल्यू पूछी गई तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू QR बराबर 4 इंटू 4 क्रॉस पॉइंट। यहाँ ये मैंने क्या लिखा, अगर मुझे QR की वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4 पॉइंट बाई 3, 3 से काटिए 3 1 3, 3 5 15, 15 3 45, एक अंक के बाद 10 मिलो, ठीक है। यहाँ डाउट तो है नहीं, QR बराबर 4 क्रॉस 4.5/3, तो मैंने देखिए क्या लिखा QR बराबर 4 क्रॉस 1.5, 15 चौका 60, 0.1 स्थान के बाद, तो आपने लिखा QR बराबर 6.0 सेंटीमीटर। तो क्या कई समस्या क्वेश्चन में जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा मामूली सा अंतर यहाँ पे आ रहा है कि आपने इसको इस रूप में इसलिए रखा क्योंकि दोनों का वर्गमूल निकल जाए, है ना। तो जब स्क्वायरिंग हटेगा तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट लग जाएगा और ये पक्ष खाली हो जाएगा, दोनों का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे आपकी वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में जरा सा भी दम है नहीं है। एक और टाइप बचता है, एक अकेला क्वेश्चन, आइए उसको भी आगे देख लेते हैं। आइए वीडियो के हम एंड में हैं और आखिरी क्वेश्चन आखिरी टाइप का, इसके बाद हम सर्वांगक्षमता और समरूपता को फिनिश समझेंगे। आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैसेजेस करिए, हम कोशिश करेंगे उसके जवाब को दिए जाए। ये क्वेश्चन में लिखा है यदि AC बराबर BD की, मतलब आपसे ये कहा गया ये भुजा इसके बराबर है और BC बराबर AD है। देखिए BC कहाँ है, BC बराबर AD है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए मुझे ये पता है कि अगर AC BD के बराबर है और AD अगर BC के बराबर है तो देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक्चुअल में बनने को तो कई बनेंगे, लेकिन चूंकि जैसा नामकरण है दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, आप लिखेंगे ABC और क्या बन रहा ABD। लेकिन इसमें जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं वो सब के सब सही हैं। देखिए ABC कोई दिक्कत नहीं, ABC, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे पार्टीशन में हम आधार सेम लेंगे। यहाँ देखिए AB ये ABC के लिए भी है, ABD के लिए भी है। तो अगर हमें चीजें कोरिलेट आपस में करनी है, देखिए इसका मतलब है कि अगर आपने AB लिया है तो उसमें भी AB होना चाहिए। चेक करिए, देखिए AB यहाँ है, AB यहाँ, ठीक है, दूसरे में भी AB होना चाहिए अगर सर्वांगक्षम है, क्योंकि त्रिभुज में लिखा है तो नहीं। देखिए ये चिन्ह, देखिए अगर ऐसे अकेला है तो इसे आप कहेंगे समरूप है, लेकिन अगर ऐसे दो लकीर खींच करके एक ऐसे टेढ़ा लकीर कह दिया तो इसका मतलब सर्वांगक्षम है। सर्वांगक्षम का मतलब ये हुआ कि अगर एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज पर जैसे ही रख दिया जाए, जैसे तैसे, वो दूसरे त्रिभुज को पूरा अगर ढक लेता है तो आप कहेंगे वे दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम होंगे। सही है। आइए तो यहाँ अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो मैंने कहा AB से शुरुआत है। देखिए AB दोनों में कॉमन है, तो देखिए कहाँ पे AB है, यहाँ AB है, यहाँ क्रम उल्टा है, यहाँ क्रम उल्टा है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सीधे सही है, बिना सोचे समझे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिना सोचे समझे आपका क्या है, बिल्कुल सही। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छा गलत क्यों है। यहाँ देखिए AB क्या BD के बराबर है, देखिए AB क्या BD के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये गलत।
ए बी क्या बी ए के बराबर है, ए बी क्या बी ए के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन सी वाला पार्टीशन आप कह सकते हैं बी सी, देखिए बी सी ये है और उन्होंने कहा ए डी, बी सी बराबर ए डी। हाँ ये तो दिख रहा, बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, इसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये फंस रहा कि हाँ, अब मामला देखिए पेचीदा हुआ कि एक्चुअल में ये फिगर ऐसे है, दोनों को ब्रेक कर देते हैं। ये यहाँ है, सॉरी आंसर गलत टिक हुआ है ना, गौर किया कि नहीं आपने, ये ऐसे है ये ऐसे। मैंने दूसरे को जब अलग करना चाहा, मैंने देखा ये ऐसे था, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। इसको नामकरण कर दीजिए ए बी सी और इसको मैंने नामकरण कर दिया ए बी डी। इसका मतलब इसको जब हम पलट के रखेंगे, इसको जब हम पलट के इस पे रखेंगे तब चीजें सर्वांगक्षम होगी। तो मैंने इसके ऊपर पलटा, देखिए कैसे पलटा, ऐसे, ध्यान से देखिएगा इसे, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गड़बड़। तो जब पलटा तो ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये डी हो गया। इसका मतलब आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज बी ए डी के, जैसे आप चलना चाहें। या फिर आप कैसे त्रिभुज, चूंकि ए बी सी ही सब में लिया है तो आप कहेंगे ए बी सी ऐसे चल रहा, तो आप कहेंगे बी ए डी। तो देखिए कहाँ है, यहाँ नहीं है, ए बी डी नहीं है, आप कहेंगे आपका आंसर होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज बी ए डी। त्रिभुज ए बी सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज ए बी डी की। अच्छा क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें तीनों सही लग रहा, आपको थोड़ा बहुत नहीं लगेगा, उस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे इन्होंने कहा ये बी सी, अब आइए मैं आपसे बताना चाहता हूँ क्यों गड़बड़ है पहला ऑप्शन। यहाँ देखिए दूसरी अगर भुजा की बात करें, इसमें बी सी क्या बी डी के बराबर है, देखिए बी सी क्या बी डी के बराबर है, नहीं है। बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, जो कि केवल और केवल तीसरे ऑप्शन में होता हुआ नजर आ रहा है। बी सी बराबर है ए डी के, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे समरूपता और सर्वांगक्षमता समाप्त होती है। मैंने पहले भी कहा ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी चीजें डिफिकल्ट है आपको समझाना, क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते ज्यादा से ज्यादा, है ना, ठीक है। फिर भी जैसे ये जो है टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, अगले टॉपिक में हम नंबर सिस्टम देखेंगे या मेंसुरेशन में कोई एक पार्ट, क्यूब या फिर क्यूबाइट, ठीक है। चलिए थैंक यू।